मॉक टेस्ट लगाओ, मल्टीपल रिविजन्स करो, इवैल्यूएशन करो, देखो आपकी क्या गलती है। कितनी बार सुनने को मिलती है आपको ये बातें? कम से कम हजारों बार तो सुन चुके होंगे। एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी डूइंग दिस, आप ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहे हो। बट माई क्वेश्चन इज कि क्यों कर रहे हो आप ये? चलो ऑब्वियस आंसर होगा कि मैम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, एग्जाम क्लियर करना है, एनटी के एग्जाम में क्वालिफाई करना है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपने कोई टारगेट सेट किया है कि कितने क्वेश्चन आपको ठीक करने होंगे ताकि आप उस कट ऑफ को क्लियर कर सको? सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस कि आपको जीएस के कंपोनेंट में कितने क्वेश्चंस ठीक करने चाहिए ताकि आप एचपी की एनटी की कट ऑफ को क्लियर कर सको। सो आज ये इस सेशन में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम उस स्कोर को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितना स्कोर आना चाहिए। सो इफ वी टॉक अबाउट द जीएस कंपोनेंट, अगर हम जीएस कंपोनेंट की बात करते हैं तो अच्छा स्कोर क्या होता है? +30 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। क्योंकि अगर हम देखें लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस के कंपोनेंट में से, जिसमें कि हम साइंस इंक्लूड नहीं कर रहे, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको हम करंट अफेयर में इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में आता है, 40 मान के चलते हैं। तो अगर जैसे कि अभी तक क्वेश्चन पेपर आते रहे हैं 14 का, 16 का, 2018 का, जैसे क्वेश्चन पेपर आए हैं तो एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पेपर आते हैं। अगर ऐसा ही पेपर आता है तो आपको +30 स्कोर करना ही होगा। अगर मॉडरेट, ये कंडीशन कब है? जब एक मॉडरेट लेवल का पेपर है तो आपको +30 स्कोर करना होगा, तो आप इस क्लियर जो हमारी कट ऑफ होती है उसको क्लियर कर सकते हो। द क्वेश्चन इज, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या आप कर सकते हैं इसको? एब्सोल्युटली। लेकिन कैसे करना है मैं बताऊंगी आज आपको। 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी, हम एक 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे आज, जिससे कि आप एग्जाम को, इस एग्जाम के अंदर +30 स्कोर लेके आ सकते हो जीएस के कंपोनेंट में, ठीक है। सो इस पॉइंट स्ट्रैटेजी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है बिफोर एग्जाम, यानी एग्जाम से पहले जो हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, और एक हमने पार्ट किया है ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी एग्जाम के दिन जो हम क्या काम करने वाले, जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा स्कोर +30 आ सके ड्यूरिंग द एग्जाम। क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये तो हमेशा प्रिपेयर करता है, ये तो हर बच्चा प्रिपेयर करता है, लेकिन इसको प्रिपेयर करना हम भूल जाते हैं। सो हमने जो 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी कवर करने वाले हैं उसके 2 पॉइंट यहाँ होंगे, 2 पॉइंट यहाँ पे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बिफोर एग्जाम आपको क्या करना है। सो अगर आप प्रिपरेशन में है ऑलरेडी, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू आफ्टर रीडिंग द होल सिलेबस, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो पहली चीज क्या करो, मेजर कंपोनेंट, जो मेजर पोर्शंस है उनको आइडेंटिफाई कर लो। द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आपको जो मेजर या फिर जो हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पोर्शंस है, उनको, इंपॉर्टेंट जो हमारे डोमेन है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करो। अब आप बोलोगे कि मैम कौन से इंपॉर्टेंट डोमेन होते हैं? तो देखो प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ पोर्शंस ऐसे, कुछ डोमेन्स ऐसे हैं जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, सो मॉडर्न हिस्ट्री में से लगभग 20 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन, अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री इज अ ह्यूज पार्ट। सोचो अगर आपने वो सारे मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन क्लियर सही कर दिए तो कितना अच्छा होगा। और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते, एक दो सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है जिनमें सबसे ज्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट, इनमें से आता है। आर्य समाज पे क्वेश्चन आया था, आर्य समाज को कब स्टार्ट किया गया है। सो इट्स वेरी इजी। तो इन पोर्शंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपके लिए करके रखे हैं। डोमेन को आपका काम है, उन टॉपिक्स को देखो जो टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, गवर्नर्स पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। आप इन सबको कैसे कवर कर सकते हो? मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज टाइमलाइन। मेक अ टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन बनाओ, 1857 के रिवोल्ट के बाद से एक एक चीजें सारी टाइमलाइन में लिखोगे, और उस टाइम के दौरान, उस टाइम पीरियड में जो जो एक्टिविटीज हुई है, कुछ भी मूवमेंट लॉन्च किया गया है, किसी गवर्नर ने कोई काम किया है, कौन गवर्नर था उस टाइम पे, वो सब उस टाइमलाइन के अंदर लिख लो और सिर्फ उस टाइमलाइन को रिवाइज कर लो। आपका 80% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। सेकेंड डोमेन जो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ज्योग्राफी।
सो ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि काफी सारा सिलेबस ओवरलैप भी करता है, सो उसके अंदर हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे। अब इसमें भी आपको क्या इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे से याद करना है, ज्योग्राफी में आप तैयार करो मैप। अगर आप ज्योग्राफी में मैप तैयार कर लेते हो तो आपका 70% एक पूरा हो जाएगा। मैप में आपको क्या ध्यान देना है, रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, लेक्स कहाँ पे है, आइडेंटिफाई करो, लोकेट करो और वो सारी चीजें याद करो। इंडिया का मैप आपकी टिप्स पे होना चाहिए, कौन सी स्टेट कहाँ पे है, कोस्टल स्टेट्स कितनी है, कौन क्वेश्चन आया था विच कोस्टल स्टेट हैज द हाई लार्जेस्ट कोस्टल लाइन, कौन सी स्टेट है जिसकी लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने चलो याद भी कर लिए ना, बट इफ यू डोंट नो द मैप तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको फंसा देगा। तो आपको क्या याद करना है इसके अंदर, मैप के अंदर रिवर्स, लेक, माउंटेन पीक्स, पासेस, ठीक है, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, सबको सिनर्जी में पढ़ो, कोरिलेट करके पढ़ो, मैप पे लोकेट करके पढ़ो। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है आपका मैप। फिर आती है हमारी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आपको क्या पढ़ने हैं, आपको पढ़ने हैं हमारे नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, साथ ही साथ रामसर साइट्स नहीं भूलनी है, ठीक है। तो रामसर साइट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि रामसर साइट्स पे बहुत क्वेश्चन आए हैं पिछले 2 साल में अगर आप देखोगे तो। सो ये हमारा ज्योग्राफी वाला पार्ट हो जाएगा, अनदर इंपॉर्टेंट डोमेन। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पॉलिटी भी पता होनी चाहिए। पॉलिटी में क्या पढ़ना है आपको, मेरा एक स्टेप फॉर्मूला, जो एक चीज मैं आपको बोल रही हूँ जो बहुत अच्छे से करके जानी, टिप्स पे आपके होने चाहिए, वो है आपके आर्टिकल्स, ठीक है। प्लीज डू रिमेम्बर दीज आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से, जो स्पेशली जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आपको इतने अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलता है आपको कि अगर एग्जाम में आया 123 में क्या है, 123 आर्टिकल में क्या, आपको पता होना चाहिए अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लॉन्च लेकर आता है, उसके बारे में बताया गया है, इतने अच्छे से याद होना चाहिए आपको। अगर पूछते हैं आर्टिकल 17 में क्या, आपको पता होने चाहिए अनटचेबिलिटी पे बैन है, वो आर्टिकल 17 में है। उसके अलावा कौन सी चीजें याद करनी है आपको, डीपीएसपी पता होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में, तो आपको सोर्सेज भी पता होने चाहिए। सो दीज आर द टॉपिक जो आपको पॉलिटी में से कवर करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट डोमेन हुए। उसके बाद हमारे पास अब बच जाती है हमारी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में भी हर साल 5 से 10 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ये कितने क्वेश्चन पूछे हैं। तो 5 to 10 हम लेके चलते हैं, और इकोनॉमी में आपको सिर्फ 2 चीजें करके जाओ, बिल्कुल अच्छे से करके जाओ, ठीक है। एक है सेंसस और एक है हमारी डेफिनेशंस और कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन और कंसेप्ट है, जैसे कि देखो सेंसस में क्या होगा, लिटरेसी रेट इतनी बार पूछा है उन्होंने, पॉपुलेशन पे इतनी बार क्वेश्चन पूछा है, ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा है, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुके हैं। सो डेफिनेशन में क्या आएगा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ठीक है, जीएनपी क्या होता है। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आपको बेसिक इकोनॉमी का आइडिया लग जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि मैम क्या यही पढ़ने से पेपर क्लियर हो रहा है हमारा, तो पॉइंट इज कि हम मेजर पोर्शंस तैयार कर रहे हैं। मेजर पोर्शन तैयार करना क्यों जरूरी है, कि आपको ये पता चले कि आपको कहाँ अपना टाइम स्मार्ट स्टडी करने, कहाँ पे अपना टाइम ज्यादा देना है। ये जो टॉपिक है पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों, क्योंकि बाई चांस फॉर एग्जाम्पल मैंने किया था अपने साथ, मैंने एंशियंट में क्या हुआ, जब व्हेन आई अटेम्प्टेड द पेपर, तो एंशियंट में ऐसे क्वेश्चन आए एंशियंट हिस्ट्री से जो मुझे नहीं पता थे। तो मैंने सोचा कि एंशियंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस इतना है, आई स्पेंडेड 1 month ऑन इट। मैंने 1 महीने एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा। एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चन आए, डिफिकल्ट लेवल था थोड़ा, तो वो किसी से नहीं हुए, वो मेरे ठीक थे। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सिंपल क्वेश्चंस, कुछ मूवमेंट्स किसने स्टार्ट करे, वो मेरे गलत हो गए और वो सबने ठीक किए थे, एंड दैट वाज हार्ट ब्रोकिंग। वो बहुत, उसमें बहुत दुख होता है जब सब कोई क्वेश्चन है जिसको सब ठीक करके आता है और हम उसे गलत कराते हैं। तो हमारे वो क्वेश्चन ठीक गलत नहीं होने चाहिए, जो सिंपल है, जो ईजी है, वहीं से आपका स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि देखो जो डिफिकल्टी लेवल आ रहा है ना, अगर कोई 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनर जरूर देता है जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसका आंसर बहुत ही कम बच्चे करके आएंगे। हमारी रेस तो कट ऑफ में अंदर जाने की है, ये +30 लेके आने की है, राइट।
सो ये जो हमारा पोर्शन है ये आपको कवर करना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और अगर हम बात करें एंशियंट की, तो एंशियंट में देखो 2014 में उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने पूछा है कि जो रामानुजम जो क्या बोलते हैं हमारे डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो किसके बारे में बताते हैं, ठीक है, भक्ति मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। लेकिन 16 और 18 में इतने क्वेश्चन नहीं आए। तो एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ो, लेकिन ये दीज आर द मेजर पोर्शन जिन पे आपको फोकस करना है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। नाउ यू हैव डन कि आपने ये पढ़ लिए हैं। सेकेंड काम क्या होगा इस स्कोर को अचीव करने के लिए? सेकेंड पॉइंट इज मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन करना है आपको और मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब आप बोलेंगे मल्टीपल रिवीजन का क्या मतलब है मैम? देखो रिवीजन ना सबका अपनी तरीके से होता है, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन से मैं ये बोल रही हूँ कि एक सोर्स पढ़ो। ये नहीं होना चाहिए कि अब की बार तो आपने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत कर ली, सेकेंड रिवीजन में आप डीडी बसु उठा रहे हो। पहले रिवीजन में जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपने एक प्रिसाइज नोट बना लीजिए, स्ट्रक्चर्ड नोट्स बना लीजिए और फिर उनका बार बार रिवीजन करिए। एक ही सोर्स का बार बार रिवीजन, बार बार कितना? यूजुअली बोला जाता है कि एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स आप अपनी हर बुक को, हर सिलेबस को, हर पोर्शन को पढ़ चुके हो। लेकिन ये वैरी करता है फॉर पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग 2 बार पढ़ के ही काफी कुछ अचीव कर लेते हैं, उन्हें सब याद हो जाता है, ठीक है। और कुछ लोग को 3 से 4 रिवीजन की भी जरूरत पड़ती है, 5 की भी जरूरत पड़ती है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब पता कैसे चलेगा कि रिवीजन इनफ हुआ है या नहीं हुआ है? लेट मी टेल यू अ वेरी नाइस ट्रिक, बहुत ही सही ट्रिक है। क्या करना है आपको? आपने कोई टॉपिक सोचा, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या है। सो आपने आंख बंद करी, आपको वो दिखना चाहिए, वो पेज आपके माइंड में आना चाहिए, उसकी स्निप आपके माइंड में आनी चाहिए। मैंने ये चीज यहाँ इस पेज पे इस तरह से लिखी हुई थी, वो पढ़ी है। सो समझ लो आपको आ गया है, आपने सब सीख लिया, आपको वो पोर्शन जो है, वो टॉपिक जो है वो आता है। क्योंकि अगर वो इमेज आज यहाँ बन रही है ना, तो आपके एग्जाम में भी जब आप सामने क्वेश्चन देखोगे, आपके माइंड में तुरंत ही वो इमेज पॉपअप करेगी, वो इमेज तुरंत आपके माइंड में शो करेगी और आप उस आंसर को बिल्कुल ठीक मार्क करके आओगे। जब बच्चा ये बोलता है कि मैम मुझे कंफ्यूजन होता है, मैंने सब पढ़ लिया है, मुझे याद भी है, लेकिन जब मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ तब मुझे कंफ्यूजन होता है कि ऑप्शंस के बीच में, दैट मीन्स आपके रिवीजन में कहीं कमी है। आपको लग रहा है आपको सब याद है फॉर नाउ, लेकिन आपने उसे बार बार रिवाइज नहीं किया, इसलिए आप एग्जाम में भूल रहे हो। सो मल्टीपल रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड थिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट जो आपको करना है वो है मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। ये मान के चलो ये रामबाण है। क्यों? मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन में तो हेल्प करेंगे ही। इनका एम सिर्फ इवैल्यूएशन नहीं होता है, इनका एम होता है इवैल्यूएशन प्लस एक्सीलेंस, ठीक है। एक्सीलेंस क्यों बोल रही हूँ? ई स्क्वायर आई कॉल इट ई स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। एक्सीलेंस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो टॉपिक आपके मिस हो जाएंगे, मॉक टेस्ट किस तरह से बनाए इस तरह से जाते हैं कि क्या चांसेस है इन क्वेश्चंस के आने के पेपर में, तो उन्हें बच्चों को मॉक टेस्ट में दिया जाता है। तो कुछ टॉपिक्स में भी आपने मिस कर दिए हो, कोई कंसेप्ट आपने मिस कर दिया हो, तो वो आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे और आपको वो चीज़ नहीं पता है, ठीक है, कोई टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, वो छूट गया है आपसे, उसको वहीं पढ़ो, उसको तैयार करो, साथ के साथ वो भी आपका कवर हो जाएगा। सो सोचो अगर आपने 20 मॉक टेस्ट लगाए और उसमें 20 टॉपिक भी आपको नहीं मिल गए, तो कितना ज़्यादा पोर्शन आपने कवर कर लिया है। इवैल्यूएशन 3 स्टेज में करना चाहिए जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो। 3 स्टेज कौन सी होती है? लेट मी टेल यू। पहली स्टेज में आपके जब 5 मॉक टेस्ट आप लगाओगे, आपको अपनी सिली मिस्टेक्स पता चल जाएंगी, ठीक है। योर सिली मिस्टेक्स, यू विल गेट टू नो योर सिली मिस्टेक्स। कि जैसे आपने क्वेश्चन मिसरीड कर लिया, आपने नॉट छोड़ दिया, या फिर आपने पहले ही स्टेटमेंट पढ़ा, दूसरा नहीं पढ़ा और मार्क कर दिया आंसर। तो इस तरह की मिस्टेक आपको पहले 5 मॉक टेस्ट में पता चलेंगी। अगले 5 मॉक टेस्ट में क्या पता चलेगा आपको? आपकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिटी अच्छी है, आप पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादातर ठीक करते हो, आपकी इकोनॉमी वीक है तो आप इकोनॉमी के क्वेश्चन ज्यादातर गलत करके आ रहे हो। सो व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे आपकी लर्निंग क्या होनी चाहिए? आपको अपनी वीकनेस इस पे ज्यादा काम करना है। आपको इकोनॉमी अब ज्यादा पढ़नी है, ज्यादा रिविजन करना है उसका, और जो पॉलिटी है उसको रिवाइज ही करना है सिर्फ, ठीक है। इकोनॉमी के कंसेप्ट क्लियर करो अगर इकोनॉमी वीक है, और पॉलिटी स्ट्रांग है तो पॉलिटी को सिर्फ रिवाइज करो। तो इस तरह से आपको यहाँ अचीव करना है। और जो लास्ट के आपके 5 से 10 मॉक टेस्ट होंगे, डिपेंडिंग आप कितने मॉक टेस्ट लगा रहे हो, क्योंकि नंबर फिक्स नहीं होता है, बट एटलीस्ट 15 to 20 लगाने चाहिए, ठीक है। तो वो फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए। पहली बात ये आपको आपका नॉमिनल स्कोर देते हैं। नॉमिनल स्कोर मतलब जिसके आसपास आप +5 -5 आप मेन पेपर में करके आओगे। अगर आप यहाँ 25 प्लस कर लेकर आ रहे हो, तो आई गारंटी यू कि यू विल स्कोर 30+ देयर,
अगर यहाँ पे 25 प्लस आ रहा है तो वहाँ 30 प्लस आएगा। ये हमारे बिफोर एग्जाम की स्ट्रैटेजी हो गई 2 पॉइंट में, ये फॉलो करो, स्टेप टू स्टेप फॉलो करोगे। सो आई एम सेइंग आपको 30 प्लस जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत आपकी है, इट्स योर जर्नी, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू अटेंड दिस मॉक टेस्ट। अब आते हैं हम लोग ड्यूरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन पर। ड्यूरिंग एग्जाम क्या करना चाहिए? जब हमारा एग्जाम चल रहा है, सो व्हाट आर यू सपोज टू डू? देन देयर इज 2 स्टेप। यहाँ पे भी 2 स्टेप है। पहला स्टेप, जो पहला स्टेप है, और आई कॉल इट दी स्टार्टिंग स्टेप और दी फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, पहला स्टेपिंग स्टोन कौन सा है हमारा? फर्स्ट रीडिंग। पेपर आते ही फर्स्ट रीडिंग। ये जो फर्स्ट रीडिंग होती है ना, ये आपका पेपर का जो एटीट्यूड होने वाला है अटेम्प्ट करने का, वो डिसाइड कर देती है। कैसे? पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ती है सबसे पहले डिसाइड द लेवल ऑफ पेपर। अब आपने इतने मॉक टेस्ट लगाए हैं, आपने इतनी प्रिपरेशन करी है, आपको पता चल जाएगा पढ़ते ही कि पेपर का लेवल क्या है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं उससे। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ पेपर। अगर लेवल ऑफ पेपर अच्छा है, डिफिकल्ट आया है, तो जो +30 था, अगर डिफिकल्ट आया वो +30 +25 हो जाएगा। अगर मॉडरेट और इजी ही आया है तो आपको +30 स्कोर करना होगा। ठीक है, ये जो नंबर है ना, ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ पेपर। मैं अभी भी बोल रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये करनी है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, क्या करना है आपको? पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनको मार्क करना है। ठीक है, मार्क कैसे करना है? बहुत ध्यान से देखना और ये लिख लो, जिनके बारे में आपको 100% श्योरिटी है। जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं अच्छे से, आपको पता है कि इसका आंसर यही होगा। कैसे पता चलेगा इसका आंसर यही होगा? आंख बंद करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंख बंद करो, इमेज पॉप होती है जहां आपने वो पढ़ा है, तो आपको वो आंसर बिल्कुल सही से आता है। उसको मार्क कर लो स्क्वायर से। ठीक है, स्क्वायर से मार्क करो जो बिल्कुल पता है, और उनको टिक भी कर दो, वहीं पे मार्क भी कर दो, क्योंकि सेकेंड रीडिंग में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चंस मार्क करो। देन जो क्वेश्चन ऐसे जिनके अंदर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, 50-50% का कंफ्यूजन है, 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन है, उन्हें सर्कल से मार्क करो। और इसमें भी जो ऑप्शंस आपके कंफ्यूजिंग हैं उनको भी डॉट लगा दो या कुछ भी लगा दो, स्टार लगा दो, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम और आपको क्या ठीक लगता है कि मुझे इन 2 ऑप्शंस में से, जब मैं सेकेंड रीडिंग करूंगी या करूंगा, तो मुझे इन 2 ऑप्शन को पढ़ना है और इनमें से एक सेलेक्ट करना है। साथ ही साथ इस टाइम पे जो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कीवर्ड ध्यान में आ रहा है कि अच्छा मैं ऐसे रिलेट करके पढ़ सकता हूँ, अच्छा क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, इससे पहले वाला मूवमेंट क्या था, इस टाइम पे क्या हुआ था, तो उन कीवर्ड्स को यही लिख लो जब आप पढ़ रहे हो, अंडरलाइन करो इन कीवर्ड्स को जो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन में नहीं दिए हुए। अगर आपका कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है आपकी, मुझे इस थॉट से लिंक करके इसका आंसर करना है, उसे तभी लिख लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है जब आप सेकेंड रीडिंग पे आओगे आप वो भूल जाओ कि मैं पहले क्या सोच रहा था। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो कीवर्ड्स तभी लिख लो। एंड देन आते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आते, जिनके बारे में आपको उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, आप उन्हें क्रॉस कर दो कि मुझे सेकंड रीडिंग में इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, सो ये आपका 2 काम हो जाएंगे फर्स्ट रीडिंग में। सेकेंड रीडिंग में आपको क्या करना है? सेकेंड रीडिंग के अंदर आपको ये जो आपके 50-50 वाले क्वेश्चन थे ना, अब इनका टाइम आ गया, अब आपको इन्हें मार्क करना है। इन्हें मार्क करने का तरीका, रिस्क एनालिसिस करो। पहले रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा। कैसे करोगे रिस्क एनालिसिस? फॉर एग्जांपल आपने अभी हमें मान लो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ऑफ पेपर आया, हम +25 वाला स्कोर लेके चलते हैं, आपने 20 क्वेश्चन मार्क कर लिए, क्योंकि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आपको 40 में से 20 क्वेश्चन ठीक आते होंगे, ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन की है ऐसे ही, तो आपके 20 क्वेश्चन ठीक होंगे। अभी आपको +5 और करने हैं, तो मान लो आपको 10 में कंफ्यूजन था, सो आपने 40 में से आप 10 में तो कंफ्यूजन होगा ही ना, 30 बिल्कुल 5 नहीं आते होंगे बिल्कुल भी, 15 में होगा, उन 15 में से 10 में आप थोड़े श्योर हो कि हाँ इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, और श्योरिटी का लेवल क्या होना चाहिए? 70% का होना चाहिए। ठीक है, 70% आपको एक ऑप्शन पे पूरा श्योरिटी होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? अभी +5 और लेके आने हैं। तो आपने उन 10 में से 6 क्वेश्चन ठीक कर दिए, जो 10 आपके कंफ्यूजन वाले सर्कल वाले क्वेश्चन थे, उनमें से आपने 6 ठीक किए और 4 गलत किए, और 1/4
1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपका 1 हट गया तो भी आपके पास 5 करेक्ट बचते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ओवर अटेम्प्ट मत करना, रिस्क एनालिसिस करो कितने क्वेश्चन और चाहिए और उतने ही मार्क करो। ओवर अटेम्प्ट करके अपना स्कोर नीचे नहीं लेके आना है। अब यहाँ पे मार्क करने का तरीका 2 स्टेप होता है, 2 तरीके से आप करते हो। पहला होता है इंटेलिजेंट गेसिंग। इंटेलिजेंट गेसिंग, लिंक द टॉपिक विद समथिंग एल्स, रिमेंबर हाउ यू हैव स्टडीड इट, उससे आपकी आती है इंटेलिजेंट गेसिंग। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करो, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करो कि ये इसलिए नहीं होगा, रीजनिंग करो उसके साथ। सो दैट इज रिस्क एनालिसिस, और आप अपने +25 +30 मार्क कर लोगे। लास्ट में अगर कुछ बच्चे जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, उनके पास थर्ड रीडिंग का टाइम बच जाता है, तो अगर आप थर्ड रीडिंग कर सकते हो तो उसके अंदर आप ये जो क्वेश्चंस थे हमारे जिन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना था उन्हें पढ़ सकते हो। डोंट मार्क इट, डोंट ओवर अटेम्प्ट योर पेपर। हम भावनाओं में बह के, ठीक है, अपने सही को भी गलत कराते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है +25 हो गया, +30 बना लेते हैं इसको। पेपर डिफिकल्ट है, क्यों बनाना है आपको? जो इनको सही पता है उनको आंसर करो ना। सो दिस इज दी 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो ये स्कोर लाना, ये +30 का स्कोर लाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। एंड एट द एंड व्हाट आई वांट टू से इज होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, बेस्ट का होप करो कि जो आपने पढ़ा वही आएगा, और प्रिपेयर रहो कि अगर डिफिकल्टी लेवल आ गया तो भी मैं पक्का इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगी, तब भी कर लूंगी मैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी सजेशन और एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एज वेल एज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है या आप कुछ और जानना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम आ रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, सीरियस होकर प्रिपेयर करिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।